हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक श्रीवास्तव और आज इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये पूरा लेक्चर चैप्टर 3 के ऊपर ही बेस्ड है। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने चैप्टर 2 के आखिरी टॉपिक जो थे, जिसमें आपका कंपनसेशन थ्योरम था, मिलीमैन थ्योरम था, नॉर्टन थ्योरम था और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम था। साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी थे। काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोग ने चैप्टर 2 में पढ़े। अब चैप्टर 3 में बेसिकली जो चैप्टर 3 है वो बेस्ड है आपका इसमें हम लोग समझेंगे कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है और एनर्जी क्या होती है। इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों में बेसिकली जब भी आपसे कोई रैंडमली क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि इन दोनों में तीनों में क्या डिफ्रेंशिएट है, किस तरीके से इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करें। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट है? जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग में जूल्स लॉ का क्या मतलब है? इसके बाद थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? कैलकुलेशन ऑफ किलोवाट पावर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। किस तरीके से हम किलोवाट पावर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, टुडेज लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज़ हाईली इन अनइमेजिनेबल। आज के समय में जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के पूरी लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, हीटर्स एंड फैंस आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस अप्लाइंसेस एंड मशीन्स विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी इनटू वर्क एंड एनर्जी। जो मशीन्स है, अप्लाइंसेस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को वर्क और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है 3.1 में है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट है? तो इसको हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट कंडक्टर देन कैरिंग करंट बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। कुछ जब किसी भी कंडक्टर में या किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो कुछ समय के बाद वह चालक जो है वो थोड़ा सा गर्म महसूस होने लगता है। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, पहले से एक्सप्लेन किया गया है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अ डायरेक्टेड फ्लो और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सब्सटेंस। जैसे पहले हम लोग ने पढ़ा था द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। उसी तरीके से इसी ड्रिफ्टनेस के कारण सब्सटेंसेस में ये आपकी हीटिंग जो है वो जनरेट होती है। द मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट एज दे पास थ्रू मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस कोलाइड विथ ईच अदर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, जब क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा इजीली अगर समझना चाहें तो मान लीजिए कोई कंडक्टर का पार्ट है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर्स में मौजूद हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी आपके कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। तो जैसे ही इसको हम लोग किसी भी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, बैटरी सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से करंट जो है वो फ्लो होना चालू होती है। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होगा तो यानी करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो हो रही है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो होना चालू होगा, फ्लो होकर वो जब कंडक्टर के एक साइड पे पहुंचेगा तो वो अपनी एनर्जी को किसको देगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन को, तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथे इलेक्ट्रॉन को, चौथा इलेक्ट्रॉन पांचवें इलेक्ट्रॉन को। इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहेंगे। तो रैंडमली मूवमेंट के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी इसके सरफेस से लड़ते हैं, कभी इधर लड़ते हैं, कभी जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। तो यानी इस तरीके से मूव करते रहेंगे और मूव करके ये एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होके वायर के थ्रू बैटरी के दूसरी प्लेट तक ये एनर्जी पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल के हिसाब से इसमें एक वेलोसिटी जनरेट होगी। और जितना अच्छा चालक होगा उतना अच्छा चालक में जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, वो एनर्जी उतनी जल्दी ट्रांसफ़र होगी। तो ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। द मूविंग इलेक्ट्रॉन एज दे पास थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स
ऑफ दैट सब्सटेंस कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं। दीज इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है, आपस में संघट्य होता है, संघट्य करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, इसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से इसमें एक हीट जनरेट होती है, और यही एक कारण होता है हीट जनरेट होने का। दिस एक्सप्लेन्स वाई द पैसेज ऑफ करंट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय जनरेशन ऑफ हीट। इसीलिए जो भी आपके बेसिकली इंसुलेटर इंसुलेटर नहीं कह सकते, हाई रेजिस्टिव मटेरियल्स कह सकते हैं। तो जितने भी आपके हाई रेजिस्टिव मटेरियल होते हैं, हाई रेजिस्टिव मटेरियल, ये हाई रेजिस्टिव मटेरियल जैसे नाइक्रोम वगैरह हो गया, टंगस्टन वगैरह हो गया, ये जो हाई रेजिस्टिव मटेरियल्स होते हैं, इनका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, हीटर बनाने में प्रयोग करते हैं। हीटर क्या करता है, हीटर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करता है, हीटर आपका हीट में कन्वर्ट करता है। तो हीटर आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हीटर बनाकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक एप्लीकेशन जनरेट करते हैं, जिसमें हम हीट जनरेट करते हैं। और उस हीटर से आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप कमरे में गर्म करने के लिए, कमरा गर्म करने के लिए, या फिर खाना बनाने के लिए, या पानी गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए, जो भी जिस तरीके से भी आप उसको यूज़ करना चाहें, पानी गर्म करने के लिए, इस तरीके से भी आप हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का एक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, हीटिंग इफेक्ट। अब इसी हीटिंग इफेक्ट को हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें आपका जो दूसरा टॉपिक है, वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ करंट ऑफ आई एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम फॉर अ टी सेकेंड। टी सेकेंड के लिए किसी भी रेजिस्टेंस आर में आई एम्पियर की धारा को प्रोवाइड किया जाता है, तो कितना वर्क डन होता है, तो वर्क डन बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। वर्क डन बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसके बाद अगर आई स्क्वायर आर टी को अगर हम लोग दूसरी तरीके से लिखना चाहें, तो हम आई स्क्वायर आर टी को लिख सकते हैं वी आई टी। और वी आई को अगर हम लोग वाट के केस में लिखना चाहें, तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू टी। और डब्ल्यू टी को अगर हम लोग वोल्टेज के केस में लिखना चाहें, तो वोल्टेज के केस में हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर टी बाई आर। तो इन चारों तरीके से हम इसको वर्क डन को लिख सकते हैं। तो दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड डिसिपेट अवे। ये जो वर्क डन है, ये हीट में कन्वर्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कितना अमाउंट की हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपका जो टोटल वर्क डन है अपॉन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है, जो हीट मैकेनिकली हीट का जो कन्वर्जन है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो वैल्यू आती है, जिसको जे से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, उसकी वैल्यू होती है आपकी 41 जूल की वैल्यू होती है आपकी 4186 या 4186 जूस पर किलो कैलोरी। इसको हम लोग 42 जूस पर किलो कैलोरी ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को हम लोग जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्क डन अपॉन जूल हो जाएगा। और जो एक जूल की वैल्यू क्या होती है आपकी, एक वैल्यू क्या, जे की वैल्यू क्या होती है, 4200 जूल्स पर किलो कैलोरी। हीट को हम लोग दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहें, तो वर्क डन को हम लोग आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं अपॉन 4200 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। वी आई टी अपॉन 4200 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। डब्ल्यू टी अपॉन 4200 किलो कैलोरी लिख सकते हैं, या वी स्क्वायर टी बाई आर अपॉन 4200 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि थर्मल इफिशियंसी क्या होता है। 1.3.3 में देखेंगे थर्मल इफिशियंसी। ये जेम्स जूल हैं, आपको बगल में डायग्राम दिख रहा होगा, इनका पिक्चर दिख रही होगी, ये जेम्स जूल हैं। और थर्मल इफिशियंसी क्या होती है, थर्मल इफिशियंसी को समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूटिलाइज्ड। ये एक रेशियो है जिसमें एक्चुअली जो यूटिलाइज्ड हीट है उसका एक्चुअली यूटिलाइज्ड हीट और जो टोटल हीट जो है वो प्रोड्यूस जो हो रही है इलेक्ट्रिकली, उनका जो रेशियो होता है उसे हम लोग थर्मल इफिशियंसी कहते हैं। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर आप एक लाइट बल्ब जला रहे हैं और उसका अगर हम थर्मल इफिशियंसी निकालें, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी एक बल्ब में जा रही है, ये एक बल्ब है, इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और उस इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस होने वाली वैल्यू, हीटिंग वैल्यू,
हीटिंग वैल्यू, और इसके अलावा जितनी भी अदर, जैसे लाइट में कुछ चीज़ें कन्वर्ट हो जा रही हैं, कुछ एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है, कुछ एनर्जी दूसरी चीज़ में डिसिपेट हो जा रही है, कुछ एनर्जी, तो इसका जो रेशियो है, जो लाइट है और अदर फॉर्म ऑफ कन्वर्जन का, दूसरे फॉर्म ऑफ कन्वर्जन का जो की जो वैल्यू, उसका समीशन और हीटिंग वैल्यू के रेशियो में अगर उसकी वैल्यू लिखी जाती है तो उसे थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आउट ऑफ द टोटल हीट प्रोड्यूस, पहला है सम गोज टू हीट द apparatus इटसेल्फ, कुछ हीट ऐसी होगी जो apparatus को गर्म करने में लगी होगी, में चली गई होगी। सम इज लॉस्ट बाय रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, कुछ हीट जो है वो रेडिएशन और कन्वेक्शन की वजह से चली गई होगी, लॉस हो गई होगी। तीसरी जो है द रेस्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर हीटिंग ऑफ वाटर, और जो बची हुई हीट होगी वो पानी को गर्म करने में यूटिलाइज हो रही होगी। आउट ऑफ दीज द हीट यूटिलाइज फॉर द यूजफुल पर्पज इज दैट, hence thermal efficiency of the electric apparatus is the ratio of heat utilized for heating to the water to the total heat produced, जो total heat produce हुई वो, और जो heat utilized, तो utilized heat divided by total heat produced। ये क्या है? आपकी थर्मल इफिशियंसी है। ये क्या है? एक तरीके की थर्मल इफिशियंसी है, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी है थर्मल इफिशियंसी। इसके बाद हम लोग हैज़ द रिलेशन बिटवीन हीट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकली एंड हीट एब्जॉर्ब यूजफुल बिकॉज बिकम्स, तो ये हो जाएगा VIT। ये आपका क्या है? ये आपका वर्क डन है, WD, ठीक है। और J क्या है? ये आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ईटा क्या है? ये एफिशिएंसी को दर्शाता है। ये MS थीटा माइनस, ये टेम्परेचर की वैल्यू है, θ2 माइनस θ1, ठीक है। इस तरीके से पूरा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं थर्मल इफिशियंसी का। यहाँ एक केतली का डायग्राम दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक केटल का एग्जाम्पल ज़्यादा बेस्ट सूटेड है एज़ कम्पेयर टू बल्ब का एग्जाम्पल, तो आप इसका एग्जाम्पल ज़्यादा यूज़ करिएगा। इलेक्ट्रिक केटल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी इवेल्युएट और कैलकुलेट दी थर्मल इफिशियंसी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल 3.1 में क्या कहा गया है? द हीटर एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक केटल हैज़ अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक हीटर है जिसका, इलेक्ट्रिक केटल का, जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, एंड अप्लाइड वोल्टेज 250 वोल्ट, अप्लाइड वोल्टेज 250 वोल्ट है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री 15 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक में कितना समय लग रहा है अगर हीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम हो और उस पर अप्लाइड वोल्टेज 250 वोल्ट हो। तो ये आपका एक तरीके से 90 में से अगर 5 गया तो ये हो गया, 10 गया तो 80 से 75 आ जाएगा। ये 75 डिग्री का चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, ठीक है। तो एज्यूमिंग दैट 85% ऑफ पावर इनपुट टू द कैटल इज़ यूजफुल एम्प्लॉयड, 85% ऑफ पावर जो है वो कैटल की यूजफुली है। तो आप अगर 100 वाट मान के चल रहे हैं तो 85 वाट जो है वो पानी को गर्म करने में लग रहा है। इफ़ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैटल इज़ 100 ग्राम, फाइंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज द सेकेंड लीटर ऑफ वाटर थ्रो द सेम टेम्परेचर रेंज इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट। तो इसको हम लोग देखते हैं। मास ऑफ वाटर क्या है? 1000 ग्राम है, इसमें यहाँ पर 100 ग्राम लिखा हुआ है, इसको 1000 ग्राम कर लीजिए। मास ऑफ वाटर क्या है? 1000 ग्राम में, तो इसको 1 kg मान लेंगे। हीट टेकन बाय द वाटर, हीट टेकन बाय द 75 किलो कैलोरी। हीट कितना वाटर टेक कर रहा है? 75 किलो कैलोरी। हीट टेकन बाय द कैटल 0.1 है, तो 0.1 में, क्योंकि ये यहाँ पर बताया गया है कि इतनी वैल्यू 7.5 किलो कैलोरी जो हीट है वो कैटल ले रहा है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपका टोटल हीट कितनी ले लेगी? 82.5 किलो कैलोरी। तो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई थी इलेक्ट्रिकली? I² RT/J। इसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को हम रख देंगे तो 100 ओम उसका रेजिस्टेंस हो गया, 250 वोल्ट लगा हुआ है, ये आ जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। जे की वैल्यू 4200 जूल पर किलो कैलोरी है। एच की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो इसमें टी जो है उसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो हीट एक्चुअली यूटिलाइज फॉर द हीटिंग 1 लीटर ऑफ वाटर
एंड कैटल, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आपकी जो ये एच की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल हीट 82.5, और इसको पूरे को गर्म करने में आपका जो समय लगेगा वो 10 मिनट 52 सेकंड लगेगा। इन सेकंड केस में अगर देखेंगे तो सेकंड केस में हीट वुड बी रिक्वायर्ड ओनली फॉर हीटिंग दी वाटर बिकॉज कैटल वुड बी ऑलरेडी, कैटल जो है वो ऑलरेडी गर्म है, तो आपका जो हीट लगेगा वो पानी को गर्म करने में ही लगेगा। तो ये आ जाएगा आपका 75 में टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 मिनट 35 सेकेंड, 9 मिनट 53 सेकेंड, 9 मिनट 53 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। टू हीटर्स ए एंड बी इन पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज, दो हीटर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, ए एंड बी। हीटर ए प्रोड्यूस 500 किलो कैलोरी इन 200 मिनट्स, 500 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस कर रहा है 200 मिनट में। बी प्रोड्यूस 1000 किलो कैलोरी इन 10 मिनट्स। द रेजिस्टेंस ऑफ ए इज 10 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो यहाँ पर एक रेशियो बनना है, रेशियो के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। इफ दिस सम हीटर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज अक्रॉस द वोल्टेज वी, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस इन किलो कैलोरी इन 5 मिनट। तो 500 के लिए एक इक्वेशन बन गई और 1000 के लिए एक इक्वेशन बन गई। हीट प्रोड्यूस क्या होगा, वी स्क्वायर टी बाई जे आर किलो कैलोरी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आपकी 2.5 ओम आ जाएगी। ठीक है, कुछ हीटर जो है वो आपके सीरीज में कनेक्टेड एंड टू हीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेट एच बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन किलो कैलोरी, सेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस अगर 10 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 12.5 ओम। आप यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वी की वैल्यू एंड अदर वैल्यू रखोगे तो आपको पता चल जाएगा जे इज इक्वल टू 100 किलो कैलोरी आपकी हीट, टोटल हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, इसमें सबसे पहला आता है आपका मास। मास क्या होता है, मास को द्रव्यमान बोलते हैं। इसमें लिखा है इट इज़ द क्वालिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी। ये एक क्वांटिटी है, मैटर की क्वालिटी नहीं क्वांटिटी है, जो कि किसी बॉडी में मौजूद होती है। अगर आपको वेट, किसी चीज़ का वेट पता हो तो उसमें आप ग्रेविटी से डिवाइड करके आप उसका मास के बारे में पता कर सकते हैं। तो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज कंटेंड इन अ बॉडी, यूनिटी ऑफ मास इज किलोग्राम, अदर मल्टीपल कॉमनली यूज्ड आर अ कुंटल 100 kg, अ टन 10 कुंटल इज इक्वल टू 1000 kg। ये आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट आपका है फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इट डिफिनीशन में बी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। वैसे बल की परिभाषा अगर आप देखेंगे, किसी का धक्का या खिंचाव जो होता है वो आपको बल कहलाता है। तो इसमें अगर मास जो है 1 kg है, एक्सेलेरेशन आपका 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो बल होगा वो 1 न्यूटन होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द फोर्स विच कैन इम्पार्ट एन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपके अर्थ का जो गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, वो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितने मास के लिए, 1 किलोग्राम मास के लिए। इट इज़ द फोर्स दैट कैन इम्पार्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू दी मास ऑफ 9.8 किलोग्राम। इस तरीके से हम लोग, अगर 9.8 किलोग्राम है तो उसका जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकलेगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो 1 किलोग्राम वेट के लिए कितने न्यूटन आएगा, और 9.8 न्यूटन आएगा। अगला टॉपिक आपका है वेट। वेट क्या होता है, भार। इसमें आपका 9.8 यानी अगर आप 9.8 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो आपका वेट पता चल जाएगा। तो इट इज़ द फोर्स विच अर्थ पुल अ बॉडी डाउनवर्ड। ये एक फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ, अर्थ के द्वारा किसी बॉडी पर लगाया जाता है। ठीक है, तो अर्थ पे जब भी कोई चीज़ आप वेट करेंगे, तौलेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वेट मिलेगी, क्योंकि उसमें आपके अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, वर्क क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्क। इफ द फोर्स एफ मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस एस इन इट्स डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। जो वर्क क्या है, वर्क किसी भी वस्तु पर या फिर किसी भी पिंड पर जब कोई भी बल लगाया जाता है और उस बल की वजह से उस वस्तु में कोई भी विस्थापन होता है बल लगने की दिशा में, तो वो हमारा कार्य कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। अगर आप किसी भी तरीके से किसी दीवार को धक्का दें और दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो आपका वर्क डन जो है या वर्क जो है वो जीरो कहलाएगा। तो W इज इक्वल टू एफ एस।
यहाँ पर एफ क्या है, फोर्स, एंड एस क्या है आपका, आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या डिस्टेंस जो भी उसने कवर करी है। तो एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एस, वर्क डन। वर्क डन की जो यूनिट है आपकी वो आती है आपकी जूल में, या फिर जूल में आपकी आती है। इसके बाद हम लोग आते हैं, या न्यूटन मीटर कह सकते हैं, क्योंकि एफ की यूनिट जो है वो न्यूटन है, और जो डिस्टेंस है वो आपकी मीटर है, तो न्यूटन मीटर भी होती है, ठीक। इसके बाद आ जाता है आपका पावर। पावर में क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये क्या है, एक तरीके का काम करने का की दर है। द पावर इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट्स यूनिट इज वॉट विच इज रिप्रेजेंट 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इफ द फोर्स एफ न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद द वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड, देन पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। अगर कोई फोर्स जिसकी वजह से कोई बॉडी v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव करती है, तो जो पावर होगी वो एफ इंटू वी वॉट होगी। इफ वेलोसिटी v इन किलोमीटर, देन एफ इंटू वी किलो वाट होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है किलो वाट आवर, के डब्ल्यू एच, या किलो कैलोरी। तो 1 किलो वाट आवर यानी 1000 इंटू 1 जूल पर सेकेंड इंटू आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 या 3600 सेकंड होगा, तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4186 जूल। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 5 बाई 4186 इज इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 860, 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 860 किलो कैलोरी। इसके बाद आपका आता है 7वां, मिसलेनियस यूनिट्स है। 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 735.5 जूल पर सेकेंड और वाट। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट। यह आपकी बेसिक चीज़ें हैं। अभी ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई वो सारी बेसिक चीज़ें ही थी। इसके बाद हम लोग आते हैं कैलकुलेशन ऑफ द किलोवाट पावर ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में किस तरीके से किलोवाट पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप पावर स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और इस पर बेस जो है वो कुछ क्वेश्चन यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम में मैंने भी देखे हैं, पर्सनली आपको बता दूं। लेट क्यू इज इक्वल टू वाटर डिस्चार्ज रेट इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। वाटर का जो डिस्चार्ज रेट है वो हम मान के चल रहे हैं कि क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में है। जो नेट वाटर हेड की जो ऊंचाई है वो आपकी आपकी मीटर में है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 9.81 लग रहा है, ठीक। ईटा जो है वो ओवरऑल इफिशियंसी है ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन एक्सप्रेस इन दी फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। सिंस 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर वेट इज़ 1000 किलोग्राम। 1 मीटर क्यूब का वाटर का जो वेट होता है वो 1000 किलोग्राम होता है। डिस्चार्ज रेट जो कहलाएगा वो 1000 क्यूब किलोग्राम पर सेकंड कहलाएगा। व्हेन दिस अमाउंट ऑफ द वाटर पास थ्रू द हाइट ऑफ एच मीटर, देन द एनर्जी और वर्क अवेलेबल पर सेकेंड और अवेलेबल पावर इज 1000 QGH जूल पर सेकेंड। then work is equal to QGH kilowatt. Since the overall station efficiency eta power actually available is 9.81 eta QH किलोवाट। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी आपका एग्ज़ाम वगैरह हो तो उसके पहले रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता इसमें नहीं होती। तो एक हम लोग इस पर न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, क्या न्यूमेरिकल है। de-icing equipment fitting to a radio aerial consists of a length of a resistance wire so arranged that when a current is passed through it, part of the aerial becomes warm. The resistance wire dissipates 1250 watt when the 50 volt is maintained across its end. It is connected to a DC supply by 100 meter of this copper wire. Each conductor of which has a resistance of 0.006 ohm per meter. Calculate the current in the resistance wire. रजिस्टिव वायर में कितना करंट जा रहा है, तो आपके पास ये वॉट दिया गया है, 50 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो आप I² R लगा दीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पावर लॉस इन द कॉपर वायर, इसके बाद सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द 50 वोल्ट।
तो करंट निकालना है आपको, वोल्टेज के बारे में पता करना है, P इक्वल टू वी आई होता है, वी आई में वी आपको पता है, आई की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ यहाँ पर फार्मूला लगा है P इक्वल टू वी आई। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ वन कॉपर वायर, एक कॉपर वायर में क्या रेजिस्टेंस है, 100 मीटर की लेंथ है, तो 0.006 जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर है पर मीटर की। 100 मीटर है तो यानी 0.6 हो जाएगा। 0 पॉइंट रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ कॉपर वायर आउट गोइंग इनकमिंग यानी 1.2 ओम हो जाएगा। पावर लॉस क्या है, स्क्वायर आर लगा देंगे तो आपको पावर लॉस पता चल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कॉपर लॉस क्या होगा। इसके बाद सी आप आ गया सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन 50 वोल्ट अक्रॉस द हीटर इटसेल्फ। तो वोल्टेज ड्रॉप ओवर कनेक्टिंग कॉपर वायर में वोल्टेज ड्रॉप 30 वोल्ट का हो रहा है, तो सप्लाई वोल्टेज को हमको 80 वोल्ट रखना पड़ेगा। 30 वोल्ट जो है वो कॉपर वायर कहा जा रहा है, तो इसका मतलब अगर आप 50 वोल्ट को मेंटेन रखना चाहते हैं तो 30 वोल्ट उसका जोड़ लीजिए, 80 वोल्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से पावर कंज्यूम्ड जो है हीट में और सारी चीज़, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कि देखिएगा कि क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन ये आपके सामने जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करूँगा। अगर मुझे ज़रूरी लगेगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना के भी अपलोड करूँगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। तो ये आपकी ट्यूटोरियल प्रॉब्लम 3.1 तक आ गए हम लोग। ट्यूटोरियल प्रॉब्लम 3.1 में जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाने की कोशिश करिएगा, और इसी के साथ साथ इसकी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है 3 को, उसको भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी यूपी पीसीएल, यूपी आरवी एनएल, एसएससी, जेई, आरआरबी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसमें आते हैं। और ये इसके साथ ही साथ जैसे जैसे पढ़ते जाइए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाते जाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कुछ भी आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज में कुछ भी आपको इससे फ़ायदा मिला हो, वैल्यू ऐड हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें और सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।